नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है? पाले से प्रभावित खेतों में गिरदावरी का कार्य जारी। मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया गया। कहां? मुख्यमंत्री श्री गहलोत श्रीगंगानगर में जम्बवाणी कथा के समापन कार्यक्रम में थे और उन्होंने ये बात वहां कही। RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और साथ ही दंत विज्ञान महाविद्यालय में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं हनुमानगढ़ के संगरिया में रेलवे अंडर ब्रिज बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में मत्था टेका और यहाँ पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई है। यानी कि राजस्थान सरकार में जो नौकरी करते हैं कार्मिक, उनके पदोन्नति संबंधी जो मामले अटके हुए थे, तो उनके लिए या उनकी जांच के लिए या उनसे संबंधित क्या उनके कारण है, इनको जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि जालौर में मेरा विद्यालय मेरा अभियान शुरू किया गया है, जो कि सभी बच्चों में स्वास्थ्य जांच के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। इधर यहाँ राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग की गई, जिसको सामान्यतः आजकल PTM कहते हैं। तो राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रगति पर शिक्षकों ने अभिभावकों से चर्चा की। अगले पेज पर सिलिकोसिस जागरूकता एवं जांच अभियान। तो जो सिलिकोसिस नीति है राजस्थान सरकार की, सिलिकोसिस नीति 2019, उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और यहाँ रैगिंग संबंधी समस्याओं का समाधान, जिसमें राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी खास चीजें हैं जिनको हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वो है सबसे पहले मेरा अभियान, मेरा विद्यालय मेरा अभियान। दूसरा राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक। तीसरा है पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु समिति। और चौथा है सिलिकोसिस नीति 2019। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरा विद्यालय मेरा अभियान। पिछले 2-3 दिन की क्लासेस में लगातार ऐसे कोई ना कोई अभियान हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि कल हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या वन लाइनर एक चीज, जिसका नाम क्या था? दीदी कैफे। उससे पहले हमने पढ़ा था क्या? प्रसव वॉच। ऐसे जो थोड़े से स्पेशल कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक आपको दिख रहा है कुछ नया है, प्रसव वॉच, तो क्या हो सकता है प्रसव वॉच या दीदी कैफे? अपने आप ही वो क्वेश्चन दिखता है, एक तरह की हेडिंग अलग ही दिखती है। तो ऐसे ही ये है मेरा विद्यालय मेरा अभियान। ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा वन लाइनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदी कैफे कहाँ शुरू किया गया, या प्रसव वॉच क्या है, या मेरा विद्यालय मेरा अभियान किससे संबंधित है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के बजाय कम से कम आप इतना जरूर याद रखें कौन से जिले से संबंधित है और उद्देश्य क्या है। ऐसे दीदी कैफे कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, कल मैंने बताया था। प्रसव वॉच दौसा में। दीदी कैफे किससे संबंधित है? तो राजीव का द्वारा एक किया गया इनोवेशन, जिसमें ग्रामीण महिलाएं कुछ अपना कैफे खोल सकती हैं, जिसमें चाय कॉफी वगैरह या जो फास्ट फूड या समोसे कचौड़ी, ये सारी चीजें कहाँ? दीदी कैफे में। और प्रसव वॉच महिलाओं की, जो गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात भी जो स्वास्थ्य देखभाल है, उसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड टेबलेट के फॉर्म में रखा जाए, वो है प्रसव वॉच। अब आते हैं आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, मेरा विद्यालय मेरा अभियान। सबसे पहले तो कौन से जिले में? ये जालौर जिले में। ये हमने कल पढ़ा था कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। ये हमने पढ़ा था कौन सा जिला? दौसा। और ये कौन सा है? मेरा विद्यालय मेरा अभियान, जालौर। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे जितने भी अभियान है या खास कोई की टर्म है, उसके सामने केवल 2 लाइन जरूर लिख लें। 2 लाइन भी ना लिखें तो 2 शब्द जरूर लिख लें। एक तो कौन सा जिले से संबंधित है और दूसरा उद्देश्य क्या है। जैसे प्रसव वॉच में आप क्या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दौसा, और दूसरा प्रसव देखभाल, इसके नाम में ही पता चल रहा है एक टेबलेट है। या दीदी कैफे में 2 चीज लिख सकते हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ जिला और राजीविका, और तीसरा राजीविका का उद्देश्य अपने आप सबको पता होता है, यानी कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। ऐसे ही जो जालौर जिले का अभियान है, मेरा विद्यालय मेरा अभियान, तो पहले तो जिले का नाम पता होना चाहिए, जालौर। जालौर जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालय इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था? बच्चों की सेहत में सुधार करना। यानी कि सेहत में सुधार कैसे करेंगे? तो बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। कब? जो शनिवार था, अभी जो गया शनिवार है, यानी कि 21 जनवरी, शनिवार को विद्यालयों में नो बैग डे होता है। इसी नो बैग डे के दौरान जिला प्रशासन द्वारा इस नवाचार के तहत
बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। अगर किसी बच्चे में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी पाई गई है, यानी कि हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी है, तो उनको कुछ आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी गई। यहाँ लिखा भी हुआ है, खून की कमी पाई जाने पर आयरन व फॉलिक एसिड की टैबलेट दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत वजन, लंबाई, नेत्र, रक्त जांच, मतलब एक सामान्य जो बॉडी का रूटीन चेकअप है वो किया गया। और जिन बच्चों में कुपोषण पाया गया या खून की कमी, अगर हम सामान्यतः बोलते हैं खून की कमी, पर ये दरअसल खून की नहीं, ये होती है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन होता है जिसमें हीम जो आयरन वाला पार्ट है और ग्लोबुलिन दूसरा प्रोटीन होता है। तो खून की कमी पाई जाने पर या सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाने पर आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट उनको दी गई। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से देखते हैं कौन बता पाता है। फॉलिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं? कौन से एक विटामिन का भी नाम है फॉलिक एसिड? कौन से विटामिन में होता है? राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक, ये बैठक कब हुई? तो शनिवार 21 जनवरी 2023 को बैठक हुई। आगंतुक इसमें कौन है? तो कक्षा 3 से 8 तक के जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के अभिभावक इसमें आमंत्रित हुए। यानी कि राजकीय विद्यालय यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इसमें सभी राजकीय व निजी शामिल नहीं है, केवल राजकीय विद्यालयों के अभिभावक। जबकि जो पहला अभियान था, यानी कि जालौर जिले वाला, इसमें राजकीय व निजी विद्यालय दोनों के बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। वापस आते हैं, उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाना और इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक समन्वय बढ़ाना। वैसे भी पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, किस चीज़ में वो कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वो अच्छा है या पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि कौन सी चीज़ें हैं बच्चों की जहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो बस जो अभिभावक हैं उनको इस बात से अवगत कराया जाएगा कि बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही है। अच्छा, एक खास बात, ये अभियान राज्य स्तरीय है, यानी पूरे राज्य में चलाया गया। और मेरा विद्यालय मेरा अभियान वो केवल जालौर जिले के जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। इसका विवरण, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 17 से 20 दिसंबर को एक दक्षता आधारित एक टेस्ट का आयोजन किया गया था। अब इस टेस्ट में विद्यार्थियों की कैसी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया गया और शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को विद्यार्थियों के व्यवहार, परीक्षा परिणाम, साथ ही क्लास परफॉर्मेंस, ऐसे बिंदुओं से चर्चा या अवगत कराया गया। तो ये बात मैं पहले बता ही चुका हूं। फिर है पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु एक समिति बनाई गई है। इस न्यूज को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि संदर्भ क्या है? तो अभी मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति संबंधी जितने भी प्रकरण हैं उनके अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। दो चीजें किसी भी समिति में से पूछी जाती हैं। एक तो कोई सी, अब इस समिति का जो उद्देश्य है वो तो इसके नाम में ही पता चल रहा है। कई बार ऐसा होता है जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम लेके ये पूछा जाता है ये समिति किस चीज से संबंधित है, यानी कि किस प्रकरण से संबंधित है। जैसे कि ऐसा पूछा जा सकता है कि खेमराज समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज से है, और तब इसमें आ जाए कि पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन। आप पुराने भी जो भी पेपर उठा के देखेंगे, चाहे यूपीएससी वाले या आरएस वाले या किसी भी एग्जाम के, समिति वाले क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो जो अध्यक्ष है उनके नाम से समिति दे के पूछा जाता है कि इसका संबंध किस चीज से था, यानी कि खेमराज चौधरी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज से है। या फिर समिति का जो उद्देश्य है वो देके पूछा जा सकता है कि समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कि पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु बनाई गई समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो ये है खेमराज चौधरी, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं। इस समिति के सदस्य सचिव कौन है? तो संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के जो होंगे वो इसके सदस्य भी होंगे और सचिव भी होंगे। प्रशासनिक नियंत्रण कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा? तो कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण होगा। फिर हम आते हैं सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है सरकार का, क्योंकि यहाँ धूल, मिट्टी, खनन, पत्थर, ऐसी चीज़ों का काम बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे जो श्रमिक हैं जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं सिलिका की वजह से, सिलिका यानी कि धूल मिट्टी की वजह से, इससे जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नीति लाई गई जिसका नाम है सिलिकोसिस नीति, जो कब लाई गई? 2019 में। यही इसका उद्देश्य है, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को क्या आर्थिक सहायता प्रदान करना। कौन सा विभाग इस नीति को संचालित करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
राजस्थान सरकार की जितनी भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं उनमें से ज्यादातर कौन से विभाग द्वारा संचालित हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विशेषताएं क्या हैं? अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि व्यक्ति में सिलिकोसिस है, और प्रमाणित कैसे होगा? तो जो भी चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है या ये प्रूफ हो जाता है कि इस व्यक्ति को सिलिकोसिस है, तो प्रमाणीकरण होने पर रोगी को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस से, तब उनके परिजनों को यानी कि आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और क्या प्रावधान है इसमें? सिलिकोसिस पीड़ित के अंतिम संस्कार हेतु सरकार द्वारा 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो पत्नी यानी कि सिलिकोसिस विधवा है, उसमें भी पेंशन का प्रावधान है। ये आयु दी गई है सिलिकोसिस विधवा, और ये उनकी प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन, यानी कि यदि महिला की उम्र 55 वर्ष तक है तब उनको 500 रुपये प्रतिमाह, यदि 55 से 60 वर्ष है तब 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष है तब 1,000 रुपये प्रतिमाह, और 75 वर्ष से अधिक है तब 1,500 रुपये प्रतिमाह सिलिकोसिस विधवा को पेंशन दी जाती है। फिर एक अगली चीज क्या है कि सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना में भी लाभ दिया जाता है, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह, और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को बीपीएल और एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इससे भी लाभान्वित किया जाता है। अब मुझे एक बात पता है कि आप में से कई लोग इस चीज को पूछने वाले हैं, कईयों ने पुराने वीडियोज में पूछा भी है कि सिलिकोसिस पीड़ित जो बच्चे हैं, या सिलिकोसिस पीड़ित नहीं, ये पूछा है उन्होंने कि पालनहार योजना में जो बच्चों को दी जाने वाली सहायता है वो हमने पढ़ा है 1500 और 2500। पिछली बार जब मैंने ये बताया था तब भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था। ये बात मैं आज वापस क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। दरअसल जो राज्य बजट की घोषणा है, ये बजट 2022-23, यही आपके कंफ्यूजन का कारण है। एक बार इसको पढ़ें आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? बजट 2022-23 जो कि कब आया था? 23 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा क्या घोषणा की गई, उसके 64 नंबर पॉइंट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को, ये शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये, यानी ऐसे लिख सकते हैं, वह 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को, फिर से ये शब्द इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपये से बढ़ाकर, यानी पहले इतनी थी, 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, यानी ऐसे लिख सकते हैं, प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं, और इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 14,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो यही वो वजह है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसमें एक शब्द है, वो क्या है? अनाथ शब्द। अब इसमें कंफ्यूजन का कारण क्या है? इस योजना में बहुत सारी कैटेगरी हैं पालनहार योजना के तहत। जैसे एक कैटेगरी तो ये आपके सामने है, अनाथ बच्चे। दूसरे हो गए जैसे सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जानने वाली माता के बच्चे, या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या आजीवन कारावास प्राप्त, न्यायालय से आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। इस तरह से इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब राज्य सरकार द्वारा जो राशि बढ़ाई गई है वो सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए बढ़ाई गई है, कि अनाथ बच्चों को, जिसमें भी उनकी आयु 0 से 6 थी, इसमें भी 2 कैटेगरी ध्यान रखें आप आयु वर्ग के हिसाब से। एक कैटेगरी है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, और दूसरी कैटेगरी है 6 से 18 आयु वर्ग बच्चों के लिए। तो 0 से 6 आयु वर्ग बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अब कितने दिए जाते हैं? 1500, और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को कितने दिए जाते हैं? 2500। क्लियर हुई बात? तो अब क्या कंफ्यूजन है आपका? अब कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। यानी कि इसमें एक तो आयु यहाँ रखें आप, ठीक है, और यहाँ श्रेणियां हैं बहुत सारी। पालनहार योजना की बात कर रहा हूं। आयु अगर 0 से 6 वर्ष है तब कितना है? 500 रुपये। आयु अगर 6 से
18 वर्ष है तब कितना है 1000 रुपये। ये तो सभी बाकी सभी श्रेणी जो है उनके लिए। और अब केवल बात की जाए अनाथ बच्चों की, तब इनके लिए पहले ये था जो 500 रुपये, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 1500 रुपये। और 1000 रुपये था जो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, उसको बढ़ा के कर दिया गया 2500 रुपये, यानी कि 1500 और 2500, 1500 और 2500, कैसे भी आप याद रख लें। पहले 500 और 1000 था, अनाथ बच्चों के लिए 500 और 1000 था। अब कर पहले सभी के लिए यही था, खास बात यह पहले सभी के लिए यही था, यानी जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए ये था। अब उसमें से एक खास कैटेगरी, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए बढ़ाया गया है। उसके अलावा जो कैटेगरी बची बाकी की, तो उन सभी के लिए अभी भी यही है। तो इसमें आप परेशान ना हो। क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अनाथ शब्द पर विशेष ध्यान देना है कि अनाथ बच्चों के लिए पूछा गया है या अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए पूछा गया है। किसकी बात हो रही है? ये पालनहार योजना। तो पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा सिलिकोसिस पीड़ितों को, और जब सिलिकोसिस पीड़ित की बात हो रही है तब उनको ये दिया जाएगा लाभ। कब तक उनको ये नहीं दिया जाएगा? जब तक कि बच्चा अनाथ वाली कैटेगरी में ना आता हो। तो उस कैटेगरी वाले बच्चों को ये रुपए दिए जाते हैं, उसके अलावा जो कैटेगरी है उनको 500 और 1000 रुपये दिए जाते हैं। आपने बहुत सारे कमेंट्स में, बहुत सारे वीडियोज में बार बार ये पूछा, इसलिए मैं एक साथ आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये इसका फाइनल उत्तर है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन कि मेरा विद्यालय मेरा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्वास्थ्य सुधार करना, बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार करना, राज्य के विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसका क्या होगा उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। और लास्ट में ये सामान्य सी जानकारी पिछले 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं कलाम वार्षिकांक के बारे में, जिसमें जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का कंटेंट है। और इसके साथ आपको एक पुस्तिका निःशुल्क दी जा रही है, जिसमें क्या क्या है, इस बुकलेट का सारांश है, साथ ही अभी 2022 में जो एग्जाम हुए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, और हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लासेस चल रही थी उन क्लासेस के सभी क्वेश्चन अभ्यास हेतु इसमें डाले गए हैं। तो ये आपको ये बुकलेट इसके साथ निःशुल्क उपलब्ध होगी। और साथ ही जो लोग अब ग्रेड 3 या ग्रेड 2 वाला फाइनल अब एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने पहले अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं उनको एक छोटी सी सलाह देना चाह रहा हूँ, वो केवल ये भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स को लेकर और आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के 8-10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और बहुत ही इजी आपको मिल जाएंगे, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप केवल इसके साथ जो निःशुल्क पुस्तिका आ रही है वो भी पढ़ लेंगे तो आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये आप जानते हैं वही चीज़ें हैं, वही टॉपिक हैं जो आसपास घूमते रहते हैं। तो देख लें आप 2022 में क्या क्या और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। इसी का इसमें सारांश दिया गया है, एक रीडिंग उसकी मार लें। और लास्ट में जितनी भी हमारी क्लासेज हुई हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो अभी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपका लगभग 70-80% काम इस बुकलेट से संभव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।